Hello students, I welcome you in the new video of economics chapter number 2, sectors of the Indian economy. In this chapter we will study about the various sectors, primary, secondary, tertiary, and what is GDP, how to generate the employment opportunities in the rural areas, and importance of organized and unorganized sector, private and public sector. If you look around, you will see the many people doing their work. They are busy in the economic activities for earn money. यदि आप देखें अपने चारों तरफ, आपने देखा होगा खेत में काम करते हुए किसान को, ईंट भट्टे पर ईंट बनाते हुए मजदूर को, आपके गांव में देखे होंगे जो हॉकर और वेंडर होते हैं, सब्जी वाले, फेरी वाले, टीचर टीचिंग इन ए क्लास, डॉक्टर giving the treatment to the patient, soldier serve their country, and many other things, people doing the, and some workers working in the manufacturing unit, in a large scale industry, small scale industry, like as so many things. The people are doing their job, giving their services for earn money. So economic activities, through the economic activities, the flow of goods and services in the economy, and these services and production of goods divided into three sectors. Number one, primary sector. In this sector, produce goods by exploiting the natural resources इस सेक्टर में क्या करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. कैसे? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयट करके. कैसे? जैसे सॉइल को एक्सप्लॉयट करते हैं किसान, उसकी निराई गुड़ाई जुताई करते हैं मिट्टी में, और उसमें क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, फसल उगाते हैं. कैसे? मिट्टी का एक्सप्लॉयटेशन करके. लाइक फिशिंग, मछली पकड़ते हैं ओशियन में जाकर, रिवर से, पॉन्ड से, और माइनिंग में क्या करते हैं, माइन से जो मिनरल्स हैं वो निकालते हैं. मिनरल्स क्या हैं? नेचुरल प्रोडक्ट हैं. एंड फॉरेस्ट्री को हिंदी में वानिकी कहते हैं. तो फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, जो डिफरेंट थिंग्स हैं वो फॉरेस्ट के जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको यूज करके करते हैं. नेचुरल प्रोडक्ट को एक्सप्लॉयट करके जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है. एंड इट
is called the primary sector because it provide the base for the other activity. इसको प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे सेक्टर को बेस प्रोवाइड करवाता है. थिंक नाउ नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको रूप चेंज कर दिया जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स को शेप चेंज कर दी जाती है. इसके थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू. और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, इंडस्ट्री में. सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग. इंडस्ट्री में मशीनों के द्वारा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स की शेप चेंज कर दी जाती है, उसको डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. जैसे शुगर केन से शुगर, गन्ने से चीनी और गुड़ बनाना, कॉटन से, कपास से यार्न और क्लॉथ बनाना. ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा होता है. इंडस्ट्री में मशीनों के द्वारा कपास से धागा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, और जैसे गन्ने से चीनी और गुड़ बनाते हैं. ये सब मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा होता है. और ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं. इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं. नेक्स्ट टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर help to develop of primary and secondary sector. टर्शरी सेक्टर क्या करता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हैं वो उनको डेवलप होने में हेल्प करता है. टर्शरी सेक्टर not produce goods itself, but it help to the production, increase the production in primary and secondary sector. It's provide the services. ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है. कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, मैनी थिंग्स. तो ये क्या कहलाता, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाता है, बैंकिंग सर्विसेज, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आती हैं. दैट्स व्हाई टर्शरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. Now, how to calculate the GDP? What is GDP? GDP क्या होती है, इसे कैसे निकाला जाता है? GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में
देश के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनको कैलकुलेशन करके जीडीपी निकाली जाती है। तीनों सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए एक साल के अंदर, उनकी फाइनल वैल्यू लगा करके जीडीपी निकाली जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक ईयर में, उनकी फाइनल वैल्यू ऐड करके उन तीनों को मिला करके देश की जीडीपी निकाली जाती है। अब आप समझिए कि फाइनल वैल्यू कैसे काउंट की जाती है। सपोज एक फार्मर है, उसने 8 रुपए पर केजी के हिसाब से अपना व्हीट बेचा, किसको? फ्लोर मिल मालिक को। और फ्लोर मिल मालिक ने उसको ग्राइंड किया, उसका आटा बनाया और वो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से एक बिस्किट कंपनी को बेच दिया। अब उस बिस्किट कंपनी ने उसमें वो जो 10 रुपए पर केजी वाला आटा है उसमें ऑयल यूज़ किया, शुगर यूज़ किया और उसको बनाने में जो ऑयल शुगर और खर्च हुआ उसके हिसाब से 15 रुपए पर पैकेट के हिसाब से उसने मार्केट में बेचा। और इस 1 किलो आटे से 4 पैकेट बने, यानी कि 60 रुपीज़। तो जो 60 रुपीज़ है वो उसकी फाइनल वैल्यू है। तो जीडीपी निकालने में ये 60 रुपीज़ काउंट होंगे। 8 रुपये किलो का गेहूँ या 10 रुपये किलो का गेहूँ उसमें ऐड नहीं होगा। इस तरीके से फाइनल वैल्यू किसी प्रोडक्ट की निकाल करके तीनों सेक्टर में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनको निकाल करके जीडीपी निकाली जाती है। नाउ राइजिंग importance of tertiary sector। टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ी? पिछले कई सालों में 19वीं सेंचुरी के बाद से जब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होने लगा, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा, तो धीरे धीरे सर्टेन सर्विसेज की डिमांड होने लगी। नंबर 1, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? कुछ सर्टेन सर्विसेज चाहिए होती हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिफेंस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज एंड मैनी अदर थिंग्स। जितने भी ये सारी क्या है? ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इट मीन्स किसी भी देश में ये सारी सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब चाहिए होता है। और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। तो एक तो इन सब की वजह से टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ी। नंबर 2, जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और
सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, यानी कि मेनली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो उसमें सर्टेन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी। जैसे एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हुआ उसको संभाल के रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज और वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ी। इंडस्ट्री जब डेवलप हुई तो उसमें बैंकिंग की ज़रूरत पड़ी, इसलिए टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। नंबर 3, सर्टेन सेक्शन के जो लोग हैं जिनकी अर्निंग बढ़ी, जिनके पास पैसा आया, तो उन्होंने सर्टेन सर्विसेज की डिमांड की, जैसे ईटिंग आउट। अब लोगों के पास पैसा आया तो वो लोग बाहर खाना खाने लगे, बाहर डिनर और लंच करने लगे। दूसरे क्या जरूरत पड़ी इनको, टूरिज्म, लोग छुट्टियां बिताने बाहर जाने लगे, इनको होटल मोटल रेस्टोरेंट की जरूरत पड़ी। प्राइवेट स्कूल कॉलेज की डिमांड की गई, प्राइवेट हॉस्पिटल की डिमांड की गई। आपको अगर ध्यान हो तो हम लोग जल्दी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास पैसा आ गया तो वो बेहतर सुविधाओं की डिमांड करने लगे। और ट्रेनिंग सेंटर, नए ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए गए प्राइवेट सेक्टर में। इस तरीके से टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। एंड नंबर 4, पिछले 2 दशक में कम्युनिकेशन सेक्टर में रिवॉल्यूशन आया, जिसे आईटी रिवॉल्यूशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन आया, जिसमें आपने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था कि बेंगलुरु इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली क्यों? क्योंकि अमेरिका के सिलिकॉन वैली में दुनिया की सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने का काम करती हैं। वैसे ही बेंगलुरु में भी आ गई। इंडिया में बहुत सारी जगह आईटी कंपनी डेवलप हुई, इंदौर में, नोएडा में, पुणे में, हैदराबाद में। इस तरीके से क्या हुआ, आईटी रिवॉल्यूशन आया। और आईटी रिवॉल्यूशन में आईटी कंपनी के द्वारा जो हायर एजुकेटेड यूथ थे उनको जॉब प्रोवाइड होने लगी। तो इन 4 वजह से टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। नाउ द रिमेनिंग पार्ट in the next video. Thank you.